इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको दिखा रहे हैं सीरिया के रक्का की ये तस्वीर, जहां एक अजीब हादसा हुआ। एक सुसाइड बॉम्बर ने गलत समय पर खुद को उड़ा लिया विस्फोट के जरिए। आईएस का ये सुसाइड बॉम्बर सीरियन विद्रोही सैनिकों पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हमले से पहले ही उसने अपने शरीर पर बंधे बम को उड़ा दिया और खुद को भी उड़ा दिया। वीडियो में आप खुद ही देख सकते हैं कि सैनिक एक बिल्डिंग के पास खड़े हैं और जिससे जैसे ही उन्हें दुश्मन की भनक पड़ती है वो टैंक के पीछे छिप जाते हैं और तभी हमलावर शख्स भागता हुआ आता है और खुद को विस्फोट के जरिए उड़ा देता है। आईएस की इस तरह की विस्फोटक घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से आत्मघाती दस्ता एक तरह से गलत टारगेट पर आया, ये प्रस्तुत करता है कि स्थिति क्या है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक अनिल अंबानी ने आज राफेल विमान में उड़ान भरी। बेंगलुरु के एयर शो में आज दूसरे दिन उद्योगपति अनिल अंबानी ने राफेल में सवारी की और इस हवाई सफर को हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर राफेल ने रफ्तार भरी और वहां पर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे अनिल अंबानी राफेल विमान के इस पायलट के साथ। और ये 25 मिनट की सवारी थी, जो कि रोमांच के साथ साथ इस विमान की खासियत को दुनिया भर के सामने प्रस्तुत कर रही है। हम आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने भी राफेल विमान की सवारी की और उनका मानना है कि उन्होंने अभी तक ऐसी विमान को नहीं उड़ाया है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूड़ी दरअसल एक कमर्शियल पायलट हैं, यानी कि कमर्शियल विमानों को उड़ाते हैं, लेकिन हवाई विमान उड़ाने का शायद यह उनका पहला तजर्बा है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महामारी के तौर पर लोगों को जिंदगियों से लीलती है? ऐसी कौन सी वो बीमारी है जो अगर आपको हो जाए तो उसके बाद आपका बचना नामुमकिन है? कैंसर, हृदय रोग या फिर तमाम इस तरह की बड़ी बीमारियों जिसका नाम सुनते ही आपका दिल धड़कने लगे और आप घबराने लगे? ये सब बीमारियां बहुत छोटी हैं इस बड़ी महामारी के नाम पर या इस बड़ी महामारी के सामने जिसका जिक्र अब हम आपके सामने कर रहे हैं। और ये महामारी है प्रदूषण। जी हां, जिसे आप कोई बीमारी मानते नहीं है। प्रदूषण आज हमारे देश में जायंट किलर बन चुका है। पिछले साल 2,82,000 लोगों की जान प्रदूषण की वजह से गई है, प्रदूषण संबंधित बीमारियों की वजह से गई है। इससे बड़ी महामारी हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में हमारे राजनीतिज्ञ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, कालाजार और हैजा हटाने की बात करते हैं, लेकिन प्रदूषण के बारे में, जो कि हर साल 2.5 लाख लोगों की जान ले रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता। आप अगर दिल्ली या एनसीआर के आसपास रहते हैं, 16 सिगरेट के बराबर का नुकसान आपके फेफड़े प्रतिदिन महसूस करते हैं। अगर आप पटना या इलाहाबाद में रहते हैं, 25 सिगरेट बिना सिगरेट पिए आप पी रहे हैं। यह है आपकी जिंदगी। क्या आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए रिपोर्ट। यही है हवा में घुलता वो जहर जो अब तेजी से हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। भारत में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग कहने लगे हैं प्रदूषण बन चुका है महामारी। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 नाम से पेश की गई अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2015 में अकेले ओजोन प्रदूषण के चलते दुनिया में 2,54,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से आधे यानी कि 1,27,000 सिर्फ चीन और भारत में थे। ओजोन प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े में भारत सबसे ऊपर था। भारत में इस प्रदूषण के चलते पाकिस्तान से 21 गुना और बांग्लादेश से 13 गुना ज्यादा मौत हुई। ओजोन प्रदूषण से मुख्य तौर पर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होती हैं, जो मौत तक का सबब बन जाती हैं। इस किस्म की बीमारियों की बड़ी वजह है स्मॉग, जिसकी एक भयावह तस्वीर पिछले साल दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान ने भी देखी थी। दिवाली पर प्रदूषण और पटाखों से निकले धुएं के चलते राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1 हफ्ते तक स्मॉग छाया रहा था और यही स्मॉग दिल्ली की हवा को जहरीला कर रहा था। 2015 में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से डेथ हुई है भारत के अंदर में। यस, इंडिया इज ए कंसर्न। इसीलिए 10 मार्च को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में मिलकर दिल्ली सरकार और भारत सरकार के साथ में मिलकर एक प्रोग्राम कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में फोरेंसिक रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है कि पॉल्यूशन से डेथ का कारण क्या है। अमेरिका में हुई एक और स्टडी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रदूषण से होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह वायु प्रदूषण बन चुका है।
रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 2010 से 2015 के बीच भारत में तकरीबन 11 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के चलते मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का भी मानना है कि वायु प्रदूषण इस वक्त देश के बड़े शहरों में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। पीएम लेवल 2.5 और पीएम 1 बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, स्ट्रोक्स होते हैं जो पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और एयर पोल्यूशन के अलावा नॉइस पोल्यूशन भी डेथ की जिम्मेदार है। हर रिपोर्ट में यही कहा गया है कि चाहे ओजोन प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण, हर मोर्चे पर भारत को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने होंगे, वरना हिंदुस्तानियों के लिए ये प्रदूषण साफ हवा में सांस लेना मुश्किल कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको बताते हैं कि प्रदूषण जो कि हर दिन एक महामारी की तरह आपकी जिंदगी को छोटा करता चला जा रहा है, उसमें ओजोन के खत्म होने से कितना बड़ा खतरा आज आपके लिए हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि साइकिलिंग करते हैं अगर आप, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन ये तमाम दिक्कतें अब हैं कि आप बाहर निकलकर कुछ नहीं कर सकते। आपको सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, आपके फेफड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं, बहुत प्रदूषित हो सकते हैं, अस्थमा की बड़ी बीमारी आपको हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगातार एंटीबायोटिक्स पर रहना पड़ेगा, आपकी आंखों को जबरदस्त असर पड़ता है, इसके साथ साथ आपके मोटिलिटी पर भी यानी कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, फसलों का नुकसान जबरदस्त होता है, और जो खाना आप खाते हैं वो भी प्रदूषित होता है जिसकी वजह से आपके शरीर के तमाम अंगों पर सीधा असर पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपका सही तरीके से बचता है, जो प्रदूषण की जद में नहीं आता। अगर प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो यकीन मानिए हम में से कोई भी अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। तालिबान एक ऐसी आतंकी ताकत जो आज अफगानिस्तान जैसे मुल्क को भी अस्थिर लगातार कर रही है, और इसी तालिबान की भूमिका को लेकर रूस ने जो बातचीत का मसौदा रखा उसमें बड़ी मुश्किल से भारत को जगह मिली है। भारत वहां पहुंच तो जरूर रहा है, लेकिन क्या भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस की संयुक्त नीति तालिबान को पुनर्जीवित करने की, उस पर जरा सा भी अंकुश लगा पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के लिए दिन अच्छे नहीं होंगे। तालिबान, वो नाम जो आज तक अफगानिस्तान को दहला रहा है। अफगानिस्तान में नाटो फौजें उतरकर लौट भी आईं, लेकिन तालिबान का वजूद मिट नहीं पाया। अफगानिस्तान में शांति कायम करने के मकसद से रूस ने तालिबान को लेकर दूसरी बार बातचीत का आगाज किया है, और इस बार भारत को भी बातचीत में बुलाया है। इस तरह की पहली बातचीत दिसंबर 2016 में की गई थी, लेकिन तब अफगानिस्तान और भारत को जगह नहीं दी गई थी। सिर्फ रूस, चीन और पाकिस्तान ने इस बातचीत में हिस्सा लिया था। माना जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की हालिया रूस यात्रा के बाद भारत को बातचीत की टेबल पर बुलाया गया, लेकिन इस बातचीत में भारत और पाकिस्तान का टकराव तय माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति समझौते में तालिबान को भी एक पक्ष बनाया जाए, ठीक उसी तरह जिसे पाकिस्तान अलगाववादियों को कश्मीर के मुद्दे पर एक पक्ष मानता आया है, जबकि भारत का मानना है कि तालिबान ही अफगानिस्तान की अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद है। तालिबान आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, उनके पास कोई सलूशन नहीं है, प्रॉब्लम ही उनसे है, और उनको अगर गवर्नमेंट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है तो उससे मसले हल नहीं होंगे, ये और प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि ये ऐसा आतंकवादी संगठन है जो रिफॉर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मकसद अपनी पुरानी नीति को आगे बढ़ाना है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को पाकिस्तान आतंक की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उसके ऊपर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम न लगे, जबकि अफगानिस्तान और भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक और मकसद है अफगान तालिबान को तहरीक तालिबान जैसे संगठनों के खिलाफ खड़ा करना। टीटीपी लगातार पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रही है। हाल ही में लाहौर में बड़ा बम धमाका कर टीटीपी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान के पक्ष में रूस और चीन ने दबाव बनाया और समझौता मुमकिन हुआ तो इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान की सरकार में भी तालिबान एक पक्ष बन जाएगा, जो सीधे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे कश्मीर में हमारे जवान अपनी जिंदगियों पर खेलकर सब कुछ कर रहे हैं जिससे हम कश्मीर और कश्मीरियत को बचा सकें। लेकिन क्या हमारे जवानों को जरा भी मदद मिल रही है? जो स्थिति प्रस्तुत हो रही है वो ये बताती है कि जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के नाम पर जब हमारे जवान अपनी शहादत देते हैं तो आम लोग, आम कश्मीरी बड़े पैमाने पर उनका समर्थन नहीं करते। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात भारत के सेनाध्यक्ष का है, ये बात भारत के सेनाध्यक्ष का कहना है। और ये बात जब भारत के सेनाध्यक्ष कहते हैं तो इसे
कश्मीर को एक अंतिम चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। क्या कश्मीर के लोग ये नहीं मानते कि वो हिंदुस्तान के हैं? अगर हिंदुस्तान के हैं तो फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को पनाह देना, उनके साथ काम करना कहां तक सही है? इसे कड़वी सच्चाई नहीं तो और क्या कहेंगे। कश्मीर के जिन बाशिंदों को आतंक की लपट की चपेट में आने से बचाने के लिए वर्दी पहने ये शूरवीर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, वही लोग पता नहीं क्यों सेना पर ही वार करते हैं। हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान 30 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर सतीश दहिया ने सेना की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए बलिदान दिया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान ही कुछ स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने सेना के खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि सेना के साथ उनकी झड़प भी हुई। आखिर क्यों? अपने रक्षकों पर ही पत्थर क्यों उठाते हैं ये लोग? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, इन लोगों को पाकिस्तान परस्त ताकतें बरगलाती हैं। मेजर दहिया के कोर्समेट रहे मेजर नवीन भी बताते हैं कि ऐसी भी खबरें आई कि इन्हीं झड़पों के चलते मेजर दहिया को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और अस्पताल में वो शहीद हो गए। कि वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ पे उनको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसके कारण काफ़ी ब्लड वगैरह काफ़ी बह गया था और उनकी तरफ से भी काफ़ी पत्थरबाजी की गई है लोगों की तरफ से, जिसके कारण यहाँ पे कई अपने देश के अफसर और जवान का वो शहीद हो गए वहाँ पे। सेना के हाथ बंधे हैं, अपनों पर तो हथियार नहीं उठा सकते। हालांकि इस किस्म की गतिविधियों को लेकर अब सेना का रुख भी सख्त होता जा रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। सेना प्रमुख के ये अल्फाज बताने के लिए काफी हैं कि आतंक सिर्फ हथियार उठाना ही नहीं बल्कि आतंकी का साथ देना भी है, और अब सेना इस किस्म के आतंक परस्तों को सबक सिखाने की ठान चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के कुछ लड़कियों ने एक ऐसी कार बनाई है जो देखने में फॉर्मूला 1 कार जैसी है, लेकिन बड़ी ही कम लागत में। देखिए हमारी रिपोर्ट। देखने में स्टाइलिश, अनोखा शेप, डिफरेंट डिजाइन, बेहद हल्की बॉडी और 300 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज, 35 सीसी इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और कार्बन फाइबर प्लेट की बॉडी। एक खास तरह की कार जिसे हर कोई अपना बनाना चाहे, एक राइड लेना चाहे, एक बार इसमें बैठकर सफर करना चाहे। दिल्ली की इंदिरा गांधी वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मैकेनिकल विंग की छात्राओं ने इस खास तरह की कार को डिजाइन किया है। गाड़ी में 3 पहिए हैं, 2 आगे की तरफ है, 1 पीछे की तरफ है। इंजन जो है वो हमारा पीछे की तरफ है, जबकि यूजुअली गाड़ियों में आगे की तरफ होता है। ठीक है, हमारा ड्राइवर जो है बीच में बैठेगा। कहाँ पे इंजन है ये आपने दिखाया? ये सर यहाँ पे इसका इंजन है। इस कार को नाम दिया गया है आइरिस 2.0। तेज स्पीड के लिए इसे एरोडायनेमिक शेप में डिजाइन किया गया है। 3 पहिए लगाए गए हैं और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। काफी हद तक ये फॉर्मूला 1 कार की तरह दिखती है, लेकिन लागत बेहद कम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 55 kmph है। वही हमारी टीम ने अचीव किया है कि इतने छोटे इंजन से हमने इसकी माइलेज भी बढ़ाई है और हमने इसकी स्पीड भी 55 kmph रखी। सिंगापुर में होने वाले इनोवेशन एक्सपो के लिए इस कार को बनाने वाली टीम को चुना गया है। दिल्ली से 3 और पूरे देश से 15 टीमें भेजी जा रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद इसी कार से है। छात्राओं के साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी भरोसा है कि ये स्पेशल कार देश को जीत जरूर दिलाएगी। जाहिर तौर पर प्रोटोटाइप ही आगे चल के फ्यूचर बनता है और यही ऑटोमोबाइल की संज्ञा है। आने वाले समय में मुमकिन है कि यही बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।